विद्यार्थियों, इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एक नए निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य। तुलसी के सामाजिक मूल्य, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल के एक प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख कवि तुलसीदास के जो सामाजिक मूल्य है, जो समाज को उन्होंने उनकी देन है, जो मूल्य स्थापित किए हैं, उनको लक्ष्य कर अपना ये निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने समीक्षा की है कि तुलसीदास जी ने समाज को कौन कौन से मूल्य प्रदान किए हैं, समाज में अपना क्यों क्या योगदान उन्होंने दिया है, किस प्रकार का योगदान उनका समाज में रहा है। तो तुलसीदास के सामाजिक मूल्य हैं, उन मूल्यों की समीक्षा की जाए कि तुलसीदास की क्या देन है, जिसमें सबसे पहले है भक्ति आंदोलन की व्यापकता। भक्ति आंदोलन की व्यापकता, तुलसीदास भक्ति आंदोलन के सर्व प्रमुख कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में जितना भी राम साहित्य रचा गया, उस राम साहित्य के सबसे बड़े कवि, सबसे प्रमुख कवि अगर किसी को माना जाए तो वह तुलसीदास जी ही ठहरते हैं। तुलसीदास ने पहली बार यह साहस जुटाया कि वह भाषा में रामायण लिखेंगे, अर्थात तुलसीदास जी से पहले जो रामायण चलती थी वह संस्कृत की वाल्मीकि रामायण थी, और उसी वाल्मीकि रामायण को पवित्र ग्रंथ माना जाता था, उसी का वाचन, उसी का पठन हर जगह होता था। तुलसीदास ने पहली बार यह साहस किया कि वह किसी भारतीय भाषा में या किसी देशी भाषा में रामायण की रचना करें, जिसका उनके उस समय में बड़ा विरोध भी हुआ था। लेकिन उन्होंने अवधी भाषा में रामायण की रचना की, और उनकी वह रचना इतनी अच्छी, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त उसने की कि आज के समय में लोग संस्कृत की वाल्मीकि रामायण को भूलकर रामायण के नाम से उन्हीं के ग्रंथ रामचरितमानस को ही याद रखते हैं। रामचरितमानस का ही गान, उसी की पूजा हर जगह पर होता है। अगर हिंदी साहित्य से तुलसीदास और उनका काव्य हटा दिया जाए तो शायद ये कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि साहित्य है उसका बहुत कुछ भाग समाप्त हो चुका है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनकी कीर्ति का आधार रामचरितमानस भारतीय जनमानस के लिए उतना ही पवित्र है जितना कि संस्कृत की वाल्मीकि रामायण है, या ईसाइयों के लिए बाइबल, या इस्लाम में कुरान, या सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इस दृष्टि से देखें तो भक्ति साहित्य की जो व्यापकता है वह तुलसी के साहित्य के बिना कहीं भी नहीं ठहरती है। तुलसी का साहित्य है, उसे व्यापकता देता है, उसे एक आधार प्रदान करता है। तुलसीदास और उनके साहित्य के बिना हिंदी साहित्य ही नहीं, विश्व साहित्य की यदि बात करें तो वह भी अधूरा है। दूसरी, तुलसी के काव्य की या तुलसी के जो सामाजिक मूल्य है उनकी बात है। तुलसी के सामाजिक मूल्य हैं वो दूसरे हैं जनतंत्र का पाठ। जनतंत्र का पाठ, कुछ आलोचक विद्वान ये मानते हैं कि जनतंत्र का पाठ है वो हमें अंग्रेजों ने पढ़ाया। अंग्रेज यदि भारत में नहीं आते तो शायद भारत का आज इतना विकास नहीं हो पाता। उन्होंने ही हमें सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाए। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारत के लोग शायद अनपढ़ ही रह जाते, भारत में जातिवाद बना रहता, भारत में धार्मिक संकीर्णताएं बनी रहती, और
जनतंत्र या लोकतंत्र जिसे कहा जाए, वह लोकतंत्र जनतंत्र भारत में कभी नहीं आता। लेकिन यदि हम तुलसी के काव्य के ऊपर दृष्टि डालें, तो उस तुलसी के काव्य से हम यह देखते हैं कि जनतंत्र का पाठ वास्तव में हम भक्ति काल में ही पढ़ चुके थे। हम निर्गुण संत कवियों की बात करें, जिन्होंने जाति पाति धार्मिक भेदभाव आडंबरों का बड़ा खुलकर विरोध किया था, और उस समय अंग्रेज भारत में नहीं आए थे। जनतंत्र या जो जातिगत भेदभाव को दूर करना, उसका विरोध करना, धर्म के भेदभावों का विरोध करना, ये देन अंग्रेजों की है, इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भारत के लोगों की अपनी सोच है, यह उनकी अपनी देन है। जहाँ जातिवाद है, जहाँ धर्म पर विवाद है, जहाँ धर्म के ऊपर भेदभाव है, वहाँ उसको दूर करने की बात भी, उनके उसको दूर करने के विचार भी हमारे अपने ही है, न कि किसी विदेशी के। तो ये दोनों ही बातें, भक्ति आंदोलन की व्यापकता और जनतंत्र का पाठ, दोनों ही तुलसी के सामाजिक मूल्यों को हमें दिखाते हैं। लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा की निबंध शैली की बात की जाए, जिसमें सबसे पहले उनकी भाषा की विशेषताएं, भाषागत विशेषताएं, सबसे पहली उनकी भाषागत विशेषताएं हैं तत्सम शब्दावली का प्रयोग। का प्रयोग लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने संपूर्ण निबंध में तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है। यथास्थान जहां भी आवश्यकता हुई, इस शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है। लेकिन तत्सम शब्दावली के कारण कहीं भी ऐसी वाक्य रचना उनके द्वारा नहीं हुई है कि वाक्य में दुरूहता आ गई हो और पाठकों के लिए वह बड़ा कठिन और उसका अर्थ लगाना दुसाध्य हो गया। उनके निबंध में हमें द्विजतर, दृढ़, भिन्न, अंतर्गत, द्वेष, विहलव इत्यादि कई ऐसे तत्सम शब्द मिलते हैं, जिनके कारण भाषा और ज़्यादा सुंदर, परिष्कृत और शैली उसकी प्रवाहमान बनी है। दूसरी विशेषता है संस्कृत निष्ठ शब्दावली। संस्कृत निष्ठ शब्दावली, लेखक की भाषा यथास्थान संस्कृत निष्ठ भी है। उसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन प्रयोगों के द्वारा उन्होंने भाषा की गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे यथापर्यंत, सार्वदेशिक, चिंतन, बोधगम्य, प्रभुत्व, प्रतिद्वंद्विता इत्यादि शब्दों के माध्यम से, और इसके अतिरिक्त इस जैसे अनेक शब्द इस निबंध में रखे गए हैं लेखक के द्वारा, कि उन्होंने भाषा की गुणवत्ता को बढ़ाया है। अगली विशेषता है अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, जहां पिछली दो विशेषताओं में हम देखते हैं कि संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वहीं लेखक ने जहां आवश्यकता हुई, जहां निबंध के लिए यह जरूरी हुआ कि उसमें अंग्रेजी के शब्द ही रखे जाएंगे, उसके पर्याय हिंदी के शब्द देशज या संस्कृत तत्सम तद्भव शब्द नहीं रखे जा सकते, उनसे निबंध में काम नहीं चलेगा, उसकी उत्कृष्टता में, उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी, वहाँ उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। उसमें लेखक को किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं होती है। इस तरह से बायकॉट, रोड, एडिटर, सोसाइटी, ट्रेडिशन, प्रोग्रेसिव इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द लेख में आए हैं। अगली विशेषता है फारसी व उर्दू का प्रयोग।
फारसी व उर्दू का प्रयोग। फारसी और उर्दू का प्रयोग भी हमें इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जिस खड़ी बोली का प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें केवल तत्सम और संस्कृत निष्ठ शब्दावली रखी जाएगी, तो वह समय अनुसार ठीक नहीं होगा। उसमें उर्दू, अरबी, फारसी के जो बोलचाल के शब्द हैं उनको भी यथास्थान रखना आवश्यक हो जाता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखक ने दर्जा, खासियत, नज़दीक, कोआ, कोयल, शामिल अनेक आम बोलचाल के उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों से काम लिया है। उन्हें इन शब्दों से किसी तरह का कोई परहेज नहीं दिखाई देता। ये उनकी भाषा की, उनके व्यक्तित्व की एक उत्कृष्टता है कि सब तरह के शब्दों को उन्होंने ग्रहण किया है। और यह हिंदी भाषा की भी एक विशेषता है कि उसमें ग्राह्यता की एक बड़ी शक्ति है, जिसमें ग्रहण किया जाता है। अगली विशेषता है लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग। लोकोक्ति, मुहावरे, जहाँ जहाँ मौका मिला है, जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई है, वहाँ वहाँ लेखक ने लोकोक्ति मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है, क्योंकि समास शैली, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि के द्वारा भाषा को और ज़्यादा संप्रेषणीय, भाषा को और ज़्यादा ग्राह्य और परिष्कृत बनाया जा सकता है, जिससे कि लेखक स्वयं इस बात के जानकार हैं, उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है और इसीलिए उन्होंने यथास्थान इन चीज़ों का प्रयोग किया है। अब है उनकी शैलीगत विशेषता। शैली, शैली भी उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की काम में ली है, जिसमें प्रवाह शैली, प्रवाह शैली, उद्धरण शैली, व्यंग्यात्मक शैली, लघु वाक्यावली शैली, व्यंग्यात्मक शैली और लघु वाक्यावली। उनके वाक्य हैं वो लघु है, व्यंग्य का जहां उन्हें अवसर मिला है वो व्यंग्य उन्होंने किया है, उद्धरणों की जहां आवश्यकता हुई है वहां उद्धरण भी उन्होंने दिए हैं, और उनकी शैली में प्रवाह है, वह कहीं भी ठहराव उसमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से लेखक की शैली और भाषा की दृष्टि से निबंध की समीक्षा करें तो वह उत्कृष्ट और उच्च शैली का निबंध दिखाई देता है। विद्यार्थियों, अध्ययन करते हैं एक और निबंध जिसका शीर्षक है साहित्य के नए मूल्य। साहित्य के नए मूल्य निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध में उन्होंने अपनी प्रखर दृष्टि से, अपनी तीव्र दृष्टि से संपूर्ण साहित्य पर अपनी नज़रें जमाई हैं, संपूर्ण साहित्य पर अपनी नज़रें गड़ाई हैं, और उसके बाद साहित्य का उन्होंने बड़ी अच्छी संपूर्ण साहित्य की समीक्षा की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 19वीं शताब्दी के साहित्य पर गौर फरमाया है। 19वीं सदी का साहित्य, 19वीं सदी के साहित्य में जिस तरह का लेखन होता था, जो लिखा जा रहा था, कि उसमें हर विषय पर लेखन तो नहीं था, लेकिन जिन विषयों में लिखा जा रहा था, जिन विषयों पर लिखा गया था, वह कुछ अच्छा था, उसमें निरंतर विकास हो रहा था और विकास की अनंत संभावनाएं भी उसमें देखी जा रही थी। दूसरी उनकी दृष्टि थी रोमांटिक साहित्य व रस। रोमांटिक साहित्य एवं रस, रोमांटिक साहित्य एवं रस के ऊपर उनकी दृष्टि रही, जो साहित्य
रोमांटिक था, जिसे ये कहा जाए कि एक रीति विशेष को लेकर लिखा गया साहित्य, श्रृंगारिक कविताएँ और इससे जो रस के प्रति उन कवियों का जो दृष्टिकोण था, उस पर लेखक ने अपनी दृष्टिपात किया है, उस पे अपनी दृष्टि डाली है और उस साहित्य की समीक्षा उन्होंने की है। साहित्य में विक्षोभ है विद्रोह का मूल्य। तीसरी विशेषता, साहित्य में विक्षोभ साहित्य में विक्षोभ व विद्रोह का मूल्य। साहित्य में विक्षोभ और विद्रोह, साहित्य है वह, उसमें कहीं-कहीं विद्रोह भी दिखाया जाता है, उसमें विक्षोभ भी दिखाया जाता है कि लेखक और कवि का मन इस संसार के प्रति कैसा है, वह संसार को कैसा अनुभव करता है, संसार में क्या परिवर्तन लाना चाहता है, संसार में क्या कमियां उसे लगती है और किस तरह का संसार वह बनाना चाहता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने आत्मपरिचय नामक अपनी कविता में लिखा भी है कि मैं बना बना जग रोज मिटाता। ये ऐसा संसार उसके मन को भाता नहीं है, जैसा संसार है वो संसार अपने इच्छा से बनाना चाहते हैं और जब वो इच्छा अनुसार नहीं होता तो वह उसे बनाकर फिर से मिटा देते हैं। ऐसी ही कुछ बातें डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यथास्मय रोचते विश्वम नामक अपने एक निबंध में कही है कि लेखक को, कवि को जैसा संसार चाहिए वह वैसे संसार की बात करता है, वैसा संसार बनाना चाहता है और वैसे संसार को बनाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। लेखक ये भी मानता है कि साहित्य है वो समाज का दर्पण नहीं, अगर साहित्य समाज का दर्पण होता तो उसे समाज को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के जो विचार हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जो विचार हैं, ऐसे ही कुछ साहित्य में दूसरे साहित्यकारों के जो विचार हैं, उन साहित्यकारों में जिसमें परिवर्तन, विद्रोह का स्वर दिखाई देता है, उस पर इन्होंने दृष्टि डाली है। बौद्धिक घपला। बौद्धिक घपला भी कई बार हमें साहित्य में दिखाई दे जाता है। कई जगह, कई स्थान पर इस तरह की स्थिति बन जाती है कि जिस तरह से लिखा किसी और का है और नाम किसी और का है, या अन्य अन्य तरीकों से जो इस तरह के घपले, घोटाले साहित्य के अंदर किए जाते हैं, उन पर भी लेखक ने अपनी दृष्टि अपने निबंध में डाली है। बात की जाए लेखक की गद्य शैली की, लेखक की गद्य शैली, लेखक की गद्य शैली में सबसे पहले उनकी भाषागत विशेषताएं जो है वो, जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग, संस्कृत शब्दावली का प्रयोग। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा उच्च कोटि की परिमार्जित खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग बहुतायत से होता है और संस्कृत शब्दावली के प्रयोग से उसमें कहीं दुरूहता या कठिनाई अनुभव नहीं होती, बल्कि शैली और भाषा दोनों का ही उत्कृष्ट है, वो बढ़ जाता है, उसमें उत्कृष्टता आती है और वह सहज ग्राह्य भी रहता है। इसीलिए इनके साहित्य में हम देखते हैं कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली हमें बहुतायत साथ से मिलती है। पांडित्य प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन। द्विवेदी जी के साहित्य को देखकर कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे कि ये पांडित्य प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हो, विद्वता को दिखाना चाह रहे हो, विद्वता का कहीं कहीं ऐसा हमें इनके साहित्य को देखकर लगता है, क्योंकि इनके कुछ वाक्य रचनाएं हैं, वाक्य विन्यास है और कुछ शब्द चयन है, वो इस तरह का कहीं कहीं हो जाता है कि जिस तरह से
पाठकों के लिए वो थोड़ा-सा दुरूह लगता है और उसी दुरूहता के कारण आलोचकों ने यह मान लिया है कि उनमें पांडित्य प्रदर्शन की कहीं पर लालसा दिखाई देती है, कहीं न कहीं लालसा रहती है। तत्सम शब्दावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शब्दावली में भी हमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग मिलता है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें हर प्रकार के शब्दों को रखा जाए। वे शब्द जो सहज ग्राह्य है, जिसे अधिकतर लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसे शब्दों का होना आवश्यक है और वे शब्द हमें देखने को मिलते भी हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द अंग्रेजी के शब्द भी हमें इनकी रचनाओं में मिलते हैं, उनका प्रयोग भी इन्होंने किया है, क्योंकि आधुनिक काल के लेखकों को किसी दूसरी भाषा से किसी तरह का परहेज नहीं है और जबकि हिंदी एक ग्राह्य भाषा है, सब भाषाओं के शब्दों को उसने ग्रहण किया है और अपने शब्द भंडार में श्री वृद्धि की है। इसलिए इन लेखकों को भी उन उन आम बोलचाल के अंग्रेजी के अन्य भाषाओं के शब्दों से किसी तरह का परहेज नहीं रखना चाहिए, जैसा कि आचार्य द्विवेदी ने भी नहीं रखा है और उनका सहजता से स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है। आगे है उर्दू के शब्दों का प्रयोग। उर्दू शब्द उर्दू और हिंदी के लिए माना जाता है कि दोनों ही एक जैसी भाषाएं हैं, दोनों में उम, थोड़ा-सा अंतर है। जिस भाषा के अंदर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत के आम बोलचाल के शब्दों के साथ कुछ अप्रचलित शब्दों को जब लिया जाता है, तो वह हिंदी कहलाती है और जब उसी भाषा के साथ उर्दू और अरबी फ़ारसी के आम बोलचाल के शब्दों के साथ उसके अप्रचलित शब्दों को भी ले लिया जाता है, तो वह उर्दू कहलाती है। इस तरह का मत डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ऐसा ही लेखक ने किया है कि उर्दू के कुछ बोलचाल के शब्द, जिसे खड़ी बोली की एक विशेषता मानी जाती है कि उसमें उर्दू के बोलचाल के सामान्य प्रचलित शब्दों को शामिल किया जाता है, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में किया है। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द देशज शब्दों का भी प्रयोग लेखक ने यथास्थान किया है। ऐसे शब्द जो आम बोलचाल के हैं, जो अपनी गढ़ंत से जिनको बना लिया गया है, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग लेखक ने बड़ी सरसता से किया है। लघु वाक्यावली और सहज भाषा का प्रयोग इनकी भाषा शैली की दो अन्य विशेषताएं हैं। इसी प्रकार इन्होंने अनेक प्रकार की शैलियों का भी प्रयोग किया है, जिसमें प्रसाद शैली, भावात्मक शैली, प्रलाप शैली, समास शैली, व्यास शैली, धारा शैली, सूत्रात्मक शैली, अलंकार शैली, व्यंग्यात्मक शैली इत्यादि शैलियों का बड़े मनोयोग से प्रयोग इनके साहित्य में देखा जाता है। निश्चय ही द्विवेदी जी का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा है। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी प्रखर दृष्टि से, तीव्र दृष्टि से, दूरदर्शिता से हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है और इन्हीं की दिव्य दृष्टि कहें, इन्हीं के जो विचार तेजना है, उसी के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उसके नामकरण का जो प्रश्न था, उसका उन्होंने हल निकाला, उसका तोड़ निकाला। आदिकाल जो नाम है, वो इनके द्वारा ही दिया गया है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के आदिकाल, इस तरह के जो विचारपरक निबंध हैं इन्होंने लिखे और लिख करके साहित्य को समृद्ध किया है, तो उस देन को कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से इनका साहित्य में स्थान है, वो बहुत ऊंचा है। विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया तुलसी के सामाजिक मूल्य और दूसरा निबंध साहित्य के नए मूल्य। इसी के साथ
बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय पत्र यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का। धन्यवाद।